हेलो फ्रेंड्स, मैं राजू दयांगन आरडी केम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। यह मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं केमिस्ट्री, वो भी बिल्कुल बेसिक से। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि केमिस्ट्री से घबराते हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो कि साइंस से बिलोंग करते हैं बट केमिस्ट्री में वीक हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो कि केमिस्ट्री को रटते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं लेकर आया हूँ आपके लिए केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट्स के साथ। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि 11th 12th में हैं, या फिर नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर बीएससी एंड एमएससी लेवल में हैं, ऐसे सभी स्टूडेंट्स मेरे इस क्लास को फॉलो कर सकते हैं और अपनी केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो आज से और अभी से मेरे इस क्लास को फॉलो कीजिए और केमिस्ट्री को रटना भूल जाइए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट, साइंटिफिक नोटेशंस एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड मेजरमेंट के बारे में। अब जैसे ही हम मेजरमेंट करते हैं उसके साथ ही साथ चला आता है अनसर्टेनिटी। तो देखते हैं ये अनसर्टेनिटी क्या है। हम कोई भी मेज़रमेंट करते हैं, हम एकदम श्योरिटी के साथ ये नहीं बोल सकते कि दिस इज़ द परफेक्ट मेज़रमेंट। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर्स या अनसर्टेनिटी रह ही जाती है, बट हम सभी चाहते हैं कि हमारा मेज़रमेंट एकदम परफेक्ट हो। और इस परफेक्शन को सॉ आउट करने के लिए हम दो टर्म्स का यूज़ करते हैं, जो है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो देखते हैं ये प्रिसीजन क्या है। Precision refers to the closeness of the various measurement for the same quantity। हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो एक्सपेरिमेंट में लिया गया रीडिंग्स जो है कितनी एक दूसरे के क्लोज है, उसे ही हम प्रिसीजन कहते हैं। लाइक एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूँ तो हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो हम सिंगल रीडिंग नहीं लेते, मल्टीपल टाइम्स में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और उसका रीडिंग्स लेते जाते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंट में काफ़ी सारे एरर्स आने के चांसेस रहते हैं और इस एरर्स को दूर करते हैं मल्टीपल टाइम्स में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है, जिससे एरर्स को दूर किया जा सके और साथ ही साथ अनसर्टेनिटी की प्रॉब्लम ना हो। लाइक एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूँ तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसका रीडिंग मेरा आता है 1.1, दूसरा रीडिंग आता है 1.15, देन थर्ड रीडिंग आता है 1.25। तो ये सारे रीडिंग्स एक दूसरे के काफ़ी क्लोज है। दैट मीन्स ये एक्सपेरिमेंट मेरा प्रिसाइज वैल्यू दे रहा है। बट वहीं अगर मैं बोलूँ कि मेरा एक्सपेरिमेंट का जो फर्स्ट रीडिंग है 1.1 आ रहा है, सेकेंड रीडिंग 2.05 आ रहा है और थर्ड रीडिंग 4.5 आ रहा है, तो ये सभी रीडिंग्स जो है एक दूसरे के काफ़ी दूर दूर हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और उसी तरह से अगर एक्यूरेसी की बात किया जाए तो हम एक्सपेरिमेंट में हमारा जो वैल्यू आना चाहिए और हमारा जो वैल्यू आ रहा है वे दोनों एक दूसरे के कितने क्लोज है, उसे हम एक्यूरेसी कहते हैं। लाइक एग्जांपल के रूप में एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकंड का क्यूब, बट वहीं अगर मेरी वैल्यू 9 आ रहा है या 8 आ रहा है या 5 आ रहा है, तो ये सभी वैल्यूज़ जो मेरे ट्रू वैल्यू है दैट इज़ 9.81 मीटर पर सेकंड का क्यूब, इसके कितने निकट है वो हमारा होता है एक्यूरेसी। जो वैल्यू ट्रू वैल्यू के ज़्यादा निकट होगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। इस प्रिसीजन और एक्यूरेसी को समझने के लिए मैं आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आया हूँ, जिसे हम चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक चार्ट इंडिकेट किया गया है जिसमें मान लो एक क्लास में 4 स्टूडेंट हैं, रमेश, सुरेश, रोहित एंड राकेश। ये सभी जो है एक एक्सपेरिमेंट जो है 2 राउंड में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और इस एक्सपेरिमेंट का जो आउटपुट आना चाहिए वो 3 आना चाहिए। हम 2 राउंड में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद उसका मीन निकाल लेते हैं और उसमें हम प्रिसीजन एंड एक्यूरेट कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट है उसको हम देखेंगे। तो राकेश द्वारा राउंड 1 में जो है रीडिंग आया 2.80 एंड 3। तो ये दोनों वैल्यूज़ जो है एक दूसरे के काफ़ी दूर दूर हैं, तो ये प्रिसाइज नहीं हो सकता। ओके, ठीक उसी तरीके से हम सुरेश की रीडिंग देखते हैं 2.91 एंड 2.90 आया है। तो ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के काफ़ी क्लोज है, इनफैक्ट 0.01 का ही डिफरेंस है, तो ये जो है प्रिसाइज वैल्यू दे रहा है।
और रोहित की अगर बात किया जाए तो 3.01 एंड 2.99 इसका वैल्यू आ रहा है। तो ये दोनों वैल्यू काफ़ी क्लोज हैं, तो इस तरह से ये भी जो है प्रिसाइज वैल्यू दे रहा है। अगर राकेश की बात किया जाए तो 2.90 एंड 3.10 वैल्यू दे रहा है। तो इस तरीके से ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के काफ़ी दूर हैं, इनमें क्लोजनेस शो नहीं हो रहा है, तो ये भी प्रिसाइज वैल्यू नहीं दे रहा है। उसी तरह से अगर एक्यूरेट वैल्यू की बात किया जाए तो हमारा जो आउटपुट आना चाहिए वो 3 आना चाहिए, बट हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो 2.9 आ रहा है, तो ये एक्यूरेट नहीं हो सकता। इसी तरह सुरेश की अगर बात किया जाए तो 2.905 जो कि 3 से काफ़ी दूर है, तो ये भी प्रिसाइज नहीं है। ओके, और अगर बात किया जाए रोहित एंड राकेश की, ये इन दोनों का जो एक्सपेरिमेंट है उसका जो आउटपुट है वो 3 के काफ़ी क्लोज है, इनफैक्ट 3 ही है। तो ये दोनों जो है एक्यूरेट वैल्यू दे रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का जो कॉन्सेप्ट है आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया, और समझ में आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। अब सवाल यह उठता है कि अनसर्टेनिटी के साथ डील कैसे किया जाए, क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हमारे सामने कभी कभी काफ़ी बड़े वैल्यूज़ निकल के आ जाते हैं जिसके पीछे बहुत सारे ज़ीरोज़ लगे होते हैं, या फिर काफ़ी छोटे वैल्यूज़ निकल के आ जाते हैं जिसके साथ बहुत सारे ज़ीरोज़ लगे होते हैं। तो इन सभी वैल्यूज़ के साथ हम डील कैसे करें, क्योंकि इन सभी के साथ अगर हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन वगैरह करते हैं तो इन सभी के साथ जो कैलकुलेशन करना होता है वो स्टूडेंट के लिए काफ़ी टीडियस हो जाता है। तो इसी के लिए हम एक नोटेशंस यूज़ करते हैं जिसको हम साइंटिफिक नोटेशंस के रूप में जानते हैं। तो ये साइंटिफिक नोटेशंस क्या है? साइंटिफिक नोटेशंस इस तरह की बड़ी बड़ी वैल्यूज़ या फिर बहुत छोटे वैल्यूज़ को शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करने का एक वे होता है, और इस तरह की बड़ी वैल्यूज़ को हम n इंटू 10⁻n के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, जिनमें जो कैपिटल A है उसको हम कोई भी 1 to 10 तक कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, और वहीं स्मॉल n की अगर बात किया जाए तो ये जो है कोई भी पॉजिटिव एंड निगेटिव वैल्यू हो सकता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए तो मेरे सामने एक काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ निकल के आ रही है जो है 6022, और उसके पीछे काफ़ी सारे जीरोज़ लगे हुए हैं। इसमें मेरा डेसिमल पॉइंट लास्ट में प्रेजेंट है यहाँ। तो अगर इस डेसिमल पॉइंट को मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कराते जाऊँ तो मेरा जो 10 की पावर है वो बढ़ते जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि जब हम डेसिमल वैल्यू को या फिर डेसिमल पॉइंट को जब हम लेफ़्ट से राइट की ओर मूव कराते जाते हैं तो 10 की वैल्यू जो है इंक्रीज़ होती जाती है या बढ़ती जाती है। वहीं अगर हम डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की ओर मूव कराते जाएं तो हमारी जो 10 की वैल्यू है वो घटते जाती है। ठीक है, तो इसी को यहाँ पर अप्लाई करते हैं और हम डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट की तरफ मूव कराते जाते हैं। और कहाँ तक मूव कराना है? जब तक इस n की वैल्यू 1 to 10 के बीच में ना आ जाए। दैट मीन्स डेसिमल पॉइंट को मैं जो है 6 के बाद ही रखूँगा। इस तरह से आंसर जो है 6.022 आ जाएगा, और जितने प्लेस हम डेसिमल पॉइंट को मूव कराते जाते हैं उसका 10 to the पावर हम यूज़ करते हैं। डैट मीन्स यहाँ पर मैंने डेसिमल पॉइंट को 23 प्लेसेस मूव कराया है, इसलिए 10 to the पावर ऑफ 23। इस तरह से मेरा आंसर हो जाएगा 6.022 इंटू 10 to the पावर ऑफ 23। ठीक इसी तरीके से एक दूसरा नंबर दिया गया है जो कि काफ़ी छोटा वैल्यूज़ है और मेरा डेसिमल पॉइंट स्टार्टिंग में ही प्रेजेंट है। ओके, तो अब इस डेसिमल पॉइंट को मैं राइट की तरफ मूव कराता जाऊंगा, और तब तक मूव कराता जाऊंगा जब तक n की वैल्यू जो है 1 to 10 के बीच में ना आ जाए, और डेसिमल पॉइंट को मैं 1 के बाद ही रखूँगा क्योंकि n की वैल्यू 1 to 10 के बीच में ही रखना है। तो इस तरह से मेरा आंसर जो है 1.66 इंटू 10 to the पावर ऑफ -24 हो जाएगा। माइनस क्योंकि हम लेफ़्ट से राइट की ओर मूव किए हैं, इसलिए हमारी जो 10 की पावर है वो घटते चली जाएगी। ओके, अब हम जहाँ साइंटिफिक नोटेशंस की बात करते हैं वहीं उसका हाथ पकड़ के चला आता है सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? Significant figures are meaningful digits which are known with certainty.
जो हमें डेसिमल के साथ जो वैल्यूज़ मिला है उसमें कितने ऐसे मीनिंगफुल डिजिट्स हैं जो हमें सर्टेनिटी के साथ पता है, उसे ही हम सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। लाइक एग्जांपल के रूप में अगर बोला जाए तो मेरे पास 15.6579 मीटर का वायर प्रेजेंट है। अब इस 15 के लिए तो मैं एकदम श्योर हूँ कि मेरे पास 15 मीटर के अराउंड कुछ तो वायर है, और यहाँ मैं 657 के लिए भी एकदम श्योर हो सकता हूँ, बट 9 के लिए मैं कंफर्म नहीं हूँ कि ये 8 था या 7 था या 6 था। तो इसी तरह से जो हमें डेसिमल के रूप में जो वैल्यूज़ प्राप्त होती है उसमें जो हमारे मीनिंगफुल डिजिट्स हैं वो कितने प्रेजेंट हैं, इसी को इंडिकेट करता है सिग्निफिकेंट फिगर। तो चलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स को और अच्छे से समझने के लिए इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स हैं जिसमें पहला रूल्स हम देखते हैं, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऐसे सभी डिजिट्स जो कि नॉन जीरो है, जो कि जीरो नहीं है, ये सभी डिजिट्स जो है सिग्निफिकेंट होंगे, मीनिंगफुल होंगे। तो इसी तरह से एग्जांपल के रूप में 0.5328, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है 4 हैं। ठीक इसी तरीके से हम सेकेंड रूल्स देखते हैं। सेकेंड रूल कहता है कि जीरोज बिफोर द नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट्स। ऐसे सभी जीरोज जो कि नॉन जीरो डिजिट्स के सामने प्रेजेंट है या पहले प्रेजेंट है वे सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। तो एग्जांपल के रूप में 0.0054 में मेरे पास ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट हैं। थर्ड रूल कहता है कि 0 बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी जीरो प्रेजेंट होंगे वे सभी सिग्निफिकेंट होंगे या फिर मीनिंगफुल होंगे। लाइक एग्जांपल के रूप में 3.0005, इसमें मेरे सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या 5 है। फोर्थ रूल्स कहता है कि जीरोज एट द एंड और राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट। ऐसे जीरोज जो कि एंड में प्रेजेंट है या फिर किसी भी नंबर के राइट साइड में प्रेजेंट है वो सिग्निफिकेंट होगा या मीनिंगफुल होगा। एग्जांपल के रूप में 360.50, इसमें मेरे सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या 5 है। फिफ्थ रूल्स कहता है कि एग्जैक्ट नंबर हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसी भी एग्जैक्ट नंबर्स में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। लाइक एग्जांपल के रूप में मेरे पास 480 है, इसमें डेसिमल पॉइंट की जो प्लेस है वो यहाँ पर है। अब इसके बाद में मैं 1 0 ऐड कर दूँ, 2 0 ऐड कर दूँ, 3 0 ऐड कर दूँ या इनफाइनाइट नंबर में 0 ऐड कर दूँ, वे सभी सिग्निफिकेंट ही होंगे। वहीं बोला गया है यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर। कोई भी एग्जैक्ट नंबर हो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या जो है इनफाइनाइट नंबर में होंगी। यहाँ पर हमने समझ लिया सिग्निफिकेंट फिगर्स किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं या फिर कौन कौन से वैल्यूज़ जो है सिग्निफिकेंट होते हैं। अब इसका ऑपरेशन किस तरीके से किया जाए, इसका यूज़ किस तरीके से किया जाए, तो चलिए देख लेते हैं इसके ऑपरेशंस के रूल भी। ऑपरेशंस के रूल्स एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में सबसे पहले देखते हैं। यह कहता है कि द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन आइदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर्स। लाइक एग्जांपल के रूप में 0.543 को अगर मैं ऐड करूं 1.3 के साथ तो मेरा जो आंसर आता है 1.843। बट 0.543 में डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या कितनी है, 3, और वहीं 1.3 में डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या कितनी है, ओनली 1। तो जो मेरा आंसर आएगा वो तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग आएगा जो कि कहता है कि द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर देन डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन ईदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर। दैट मीन्स डेसिमल के बाद जो लेस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा आंसर होगा। दैट मीन्स आंसर 1.843 को हम ओनली 1.8 ही लिखेंगे। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के रूल्स देख लेते हैं जो कि कहता है कि द रिजल्ट मस्ट बी रिपोर्टेड विथ नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर एज आर देयर इन द मेजरमेंट विद द फ्यू सिग्निफिकेंट फिगर्स। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास है 0.543 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1.3 के साथ तो मेरा रिजल्ट आता है, तो मेरा आंसर आता है 0.7059।
उसी तरह से अगर हम देखें कि 0.543 में जो मेरा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है वो 3 है, और उसी तरह से 1.3 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या 2 है। बट इसका जो रिजल्ट आएगा वो तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग आएगा, जो कि यह कहता है कि द रिजल्ट मस्ट बी रिपोर्टेड विथ नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स एज आर देयर इन द मेजरमेंट विद द फ्यू सिग्निफिकेंट फिगर्स। दैट मीन्स जितने कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है आंसर होगा। दैट मीन्स मेरा आंसर आया है 0.7059। दैट मीन्स लेस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन सा है, 2 है, तो मेरा आंसर भी 2 डिजिट्स में होगा डेसिमल वैल्यू के बाद। दैट मीन्स आंसर होगा 0.70। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी हमारे सामने कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं जिसमें हमें एक सिस्टम के यूनिट्स को दूसरे सिस्टम के यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ जाता है। लाइक अगर मैं मास की बात करूं जिसका SI यूनिट केजी है, तो अब इस केजी को हम ग्राम में, मिलीग्राम में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। इसको आप 10 से 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, ये इजीली एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट यदि मैं दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करूं, लाइक पाउंड की अगर बात करूं, तो पाउंड भी मास का ही एक यूनिट है, बट ये दोनों डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है और हम इसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, जिसे यूनिट फैक्टर मेथड भी कहा जाता है, जिसमें हम यूनिट्स को भी डिजिट्स के रूप में डील करते हैं। तो चलिए देखते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस में हम 5 इंचेस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे एंड 3 डेट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं 5 इंचेस को सेंटीमीटर में। मुझे मालूम है कि 1 इंचेस इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर होता है। देन 5 इंचेस इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 इंचेस इंटू 5 इंचेस करेंगे तो इंचेस कैंसल आउट हो जाएगा। देन 5 मल्टीप्लाई होगा 2.54 सेंटीमीटर के साथ, जिससे मेरा आंसर आ जाएगा 12.70 सेंटीमीटर। ठीक इसी तरीके से 3 डेज़ को मैं सेकेंड्स में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे पता है कि 1 डेज़ में 24 आवर्स होते हैं एंड 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 60 इंटू 60 सेकेंड्स। अब 24 आवर की अगर बात किया जाए तो 60 इंटू 60 इंटू 24 आवर्स लिख सकता हूँ, और 24 आवर्स दैट मीन्स 1 डे होता है। तो इस 1 डेज़ को मैं 60 इंटू 60 इंटू 24 सेकेंड्स लिख सकता हूँ। सॉरी, ये 3 है। अब बात करते हैं 3 डेज़ की, तो 60 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 3 डेज़ डिवाइडेड बाई 1 डेज़ होगा। तो डेज़ एंड डेज़ कैंसल आउट हो जाएगा और 3 डेज़ का हमारा आंसर आ जाएगा 60 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 3 सेकेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा, आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा और क्लास अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।